नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज से आपके लिए राजनीतिक विज्ञान में जो आपका दूसरा जो खंड है, खंडवार भारत में शासन और लोकतंत्र, उसकी भी शुरुआत कर रहा हूँ। और उसमें आपका जो पहला अध्याय है भारतीय संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना, ये मैं आज आपके लिए करा रहा हूँ। सबसे पहले बात तो यही है कि संविधान क्या होता है। देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकार शासन के कार्यों, दायित्वों को नियम और विनियमों के रूप में लिपिबद्ध किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबी अंग्रेजी दास्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और भारत में एक स्वतंत्र सरकार के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में हमारे लोगों के द्वारा अपना शासन शुरू हुआ। उस शासन को मूर्त देने के लिए हमारे तत्कालीन राजनेताओं ने दुनिया के विभिन्न देशों में प्रचलित संचालित जो संविधान थे उनका अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग के अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना पूर्णकालिक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार डेट है और हिंदू पंचांग के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यह संविधान अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज है, क्योंकि हमने दुनिया के तमाम संविधानों का निरीक्षण करने के बाद उनकी अच्छाइयों को हमारे संविधान में हमने जगह दी। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का भी भली भांति ध्यान रखा कि आने वाली पीढ़ियों की परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं, तो उन्होंने जीवंतता संविधान को प्रदान करते हुए इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी संविधान में लिखित तौर पर किया है कि आने वाली पीढ़ियां समय और परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकता होने पर देश के संविधान में संशोधन कर सकती है। किसी देश का संविधान कैसा है, उसके निश्चित लक्ष्य क्या है, उस देश की शासन व्यवस्था के उद्देश्य क्या है, इसकी झलक उस देश के संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। और हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग,
26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, यानी हृदय से स्वीकार करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि किसी भी बाह्य सत्ता के द्वारा हम पर हमारा संविधान थोपा नहीं गया है। देश की कोई भी सरकार मनमर्जी से संविधान को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि पहली और अंतिम जो शक्ति है वो भारत के लोग यानी भारत की जनता है। तो प्रभुसत्ता का आवाज इसी स्टेटमेंट में है। दुनिया के अन्य संविधानों से प्रेरित होकर के भी हमने हमारे संविधान को एक निरंतरता प्रदान की, एक जीवंतता प्रदान की, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने समयानुरूप, परिस्थितियानुरूप उसमें आवश्यक संशोधन कर सके और आने वाले समय में देश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। संविधान की अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता जो मैंने आपको अभी बताई है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विशाल संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, विशाल संविधान। और विशाल संविधान कैसे है? मैंने आपको इस बात का उल्लेख किया कि वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट। वर्तमान जो हमारा संविधान है 395 अनुच्छेदों में, 22 भागों में, 12 अनुसूचियों में और 5 परिशिष्टों में बटा हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह एक विशालतम संविधान है। दुनिया के अगर अन्य संविधानों के बारे में मैं आपको इसकी तुलना करूं तो आप देखेंगे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो संविधान है उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। जहां तक बात दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है 153 अनुच्छेद हैं। स्विट्जरलैंड उस देश के संविधान में भी 195 अनुच्छेद हैं, जबकि आपके संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपका संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है। और दूसरी बात इसमें भी कि इतना विशाल संविधान है और वह भी लिखित रूप में है, लिखित तौर पर संविधान है। हालांकि अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, इन देशों के संविधान भी लिखित हैं, लेकिन हमारे संविधान में परंपराओं को स्थान बहुत कम दिया गया है। यह अति महत्वपूर्ण बात है कि परंपराओं को स्थान बहुत कम दिया गया है और इसका जो निर्माण किया गया है वो एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया गया है। निर्वाचित संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है और मैंने आपको जैसा बताया कि इसे बनाने में, लिपिबद्ध करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। तीसरी बात कि हमारा जो संविधान है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि हमारी प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, मैंने अभी आपके लिए ये क्लियर किया है, हम भारत के लोग। भारत के लोग का मतलब भारत की जनता से। क्या हमारे संविधान को किसी भी अन्य सत्ता के द्वारा अमृत थोपा नहीं गया, हमारे देश की जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है। देश के शासन की प्रथम और अंतिम शक्ति पूर्ण रूप से देश की जनता में निहित है। देश की जनता ही सर्वेसर्वा है। कोई भी बाह्य सत्ता
हमारी नीति, हमारे निर्णय, हमारे नियम हमारे अनुसार होंगे, जनता के अनुसार होंगे, जनता के हित में होंगे और भारतीय लोगों के हितों को साधने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, बिना किसी दबाव के। ना आंतरिक तौर पर किसी संस्था का कोई दबाव माना जाएगा, ना बाह्य तौर पर ही कोई संस्था, कोई सत्ता हमें किसी बात के लिए निर्देशित कर सकेगी। तो हम पूर्ण रूपेण प्रभुत्व संपन्न हैं और हमने हृदय से स्वयं ने इस संविधान को अंगीकृत किया, यानी अपनाया है, आत्मार्पित किया है, आत्मसात किया है। इसलिए और इसमें ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर हमारे संविधान को समय और परिस्थिति के अनुरूप अगर कुछ परिवर्तन करना पड़े तो भी देश की जनता इस संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकृत है। तो हम संपूर्ण रूप से हमारा जो संविधान है वो एक प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अंतिम या प्रथम जो संपूर्ण शक्ति है शासन की, वो देश की जनता में निहित है। चौथी बात, प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसको हमारे संविधान का हृदय कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना इस बात को स्पष्ट बताती है कि उक्त संविधान किन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान की जो प्रस्तावना तैयार की कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के 3 रूप दिए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है और हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान का आत्मा है, हृदय है। हमारे संविधान किन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, उस सब का जिक्र हमारी प्रस्तावना में किया गया है। पांचवी जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है संसदीय, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए दुनिया के देशों में अधिकांश तौर पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। कुछ देशों ने अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, कुछ देशों ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और हमारे संविधान में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि हमारी विधायिका, हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है, हमारी जो संसद है, वही अधिकृत रहेगी। देश की कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए हमारी विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी, जिम्मेदार होगी और विधायिका में भी निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति हमारी जो शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायी रहेगी, जिम्मेदार रहेगी। राष्ट्रपति इस देश का नामांतर का कार्यपालिका का प्रधान रहेगा। वो संपूर्ण जो देश की शासन व्यवस्था की धुरी है वो मंत्रिपरिषद में होगी, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलेगी। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्यों में भी हमने संघीय तौर पर तो संसदीय शासन, राज्य तौर पर भी हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और राज्यपाल राज्यों का केवल एक संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। बाकी राज्य के शासन की भी
जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित की गई है। इसके अलावा अगली विशेषता है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हमारे देश के संविधान के भाग 3 में, हमारे देश के संविधान के भाग 3 में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। इनमें आपका समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म का, शिक्षा संस्कृति का, संपत्ति का और संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अब वो केवल एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जिसको आर्टिकल 300 पैराग्राफ में एक कानूनी अधिकार बना दिया है। ये मूल अधिकार हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। इसके अलावा राज्य को नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिए हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? यानी कि राज्य के लिए ये भाग 4 को परामर्श है कि लोक कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ग के हित के लिए, प्रत्येक धर्म के हित के लिए राज्य जन कल्याण के कैसे कार्य करेगा, इसकी प्रेरणा नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। साथ में मूल कर्तव्यों को भी बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है कि जब राज्य नागरिकों को एक निश्चित अधिकार प्रदान कर रहा है, उसके मूल अधिकार प्रदान कर रहा है, तो इसके बदले में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। यानी कि नागरिकों के लिए भी कुछ निश्चित कर्तव्य रखे गए हैं जो राज्य के प्रति होंगे। इन मूल कर्तव्यों की संख्या 10 रखी गई थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। और वो 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार रखा गया है। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो ये हमारे संविधान की एक अप्रियतम विशेषता है। इसके अलावा हमारे संविधान की अगली विशेषता कि हमारा राज्य समाजवादी। हालांकि मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द का मतलब यह है कि राज्य के उत्पादन और वितरणों के साधनों पर समाज का स्वामित्व रहेगा, राज्य का नियंत्रण रहेगा और राज्य समाज के हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करेगा। यह शब्द जो समाजवाद है, यह समाजवादी शब्द हमारे संविधान को एक नई दिशा और एक दशा प्रदान करने के लिए रखा गया है। इसके अलावा वयस्क मताधिकार हमारे देश के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु होने पर देश की शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने के लिए मताधिकार दिया गया है। और मताधिकार भी वन वोट वन वैल्यू है, वन वोट वन वैल्यू है। शुरुआत में हमारा जो संविधान है, उस मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें
संविधान संशोधन के द्वारा जो 1989 में हुआ, उस 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। आज भी इस देश में देश का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, वह अपने मताधिकार को प्राप्त करता है। अगली विशेषता है पंथनिरपेक्ष। यह शब्द भी मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि धार्मिक मामलों में राज्य तटस्थ रहेगा, यानी कि राज्य ना तो किसी धर्म का प्रचार करेगा, ना राज्य किसी धर्म का विरोध करेगा। राज्य की नजर में सभी धर्म समान हैं और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा, आदर करेगा। राज्य में निवास करने वाले नागरिक पूरी तरह से इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म, अपनी आस्थाओं, अपनी परंपराओं को माने। राज्य उनमें कतई किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो किसी भी धर्म को मानने के लिए भी स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को ना मानने के लिए भी स्वतंत्र है। यानी कि राज्य धार्मिक मामलों में पूरी तरह से तटस्थ की भूमिका में रहेगा। और यही बात कि राज्य की नजर में सभी धर्म समान हैं, ये हमें धर्मनिरपेक्ष बनाती है और यही हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है कि हमारे देश में शासन व्यवस्था मुख्य रूप से दो स्तरों पर चलती है। एक चलती है यूनियन और दूसरी चलती है स्टेट, यानी संघ स्तर पर, और एक स्टेट राज्य स्तर पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रूप में अपने अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्रों में ये सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करें। इसकी जिम्मेदारी देश के संविधान ने देश की न्यायपालिका को सौंपी है, क्योंकि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों के मध्य बंटवारे के लिए शक्तियों का वर्गीकरण किया है। और यह शक्तियों का वर्गीकरण संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और चौथी एक अवशिष्ट सूची भी उन्होंने बनाई। उनमें स्पष्ट तौर पर किया गया है राज्य केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप ना करे और केंद्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। और अगर कहीं कोई राज्य और केंद्र के मध्य विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी, उस विवाद को हल करने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका को सौंपी गई है। और न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया गया है, क्योंकि न्यायपालिका में न्यायाधीशों के निर्वाचन के लिए कोई स्थान नहीं है। विधायिका कार्यपालिका किसी प्रकार के उनकी नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह अति महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारी न्यायपालिका हमारे संविधान की व्याख्या कर सकती है। हमारी न्यायपालिका केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को संविधान के अंतर्गत कार्य करने के लिए भी विवश कर सकती है। और कोई भी ऐसी विधि, चाहे वो केंद्र के द्वारा बनाई गई हो या राज्य के द्वारा बनाई गई हो, जो संवैधानिक मर्यादाओं से परे हो, जो संविधान की मूल भावना पर नहीं हो, ऐसी विधियों को हमारी न्यायपालिका निरस्त कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। ऐसे कानूनों को समाप्त करने की ताकत हमारी न्यायपालिका में दी गई है। तो निसंदेह हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे ताकतवर न्यायपालिका के रूप में है, और वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आज के लिए ये 10 विशेषताएं मैंने आपको बताई। कल मैं आपको जो और विशेषताएं हैं उनको मैं आपके लिए करा